नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आलमी फौजदारी अदालत यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस्राएली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। यह एक ऐसा वाकया है जो ना सिर्फ इस्राएल बल्कि आलमी सियासत पर गहरे असरात डाल सकता है। इस फैसले के पीछे क्या वजूहात हैं, इसके मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं, इस्राएल और उसके इत्तेहादी इस पर क्या रद्द अमल दे रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। नाज़रीन, गजा जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। नेतन्याहू की हवास बाख्तगी देखें कि गुज़िश्ता 13 महीनों से बर्बरियत फैलाई हुई है और इसके बावजूद खौफ का आलम यह है कि बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर दौरे करना पड़ रहे हैं। नाज़रीन, अस्करी तौर पर तो नेतन्याहू को मुंह के बल गिरना पड़ा, तो अब पैसों का लालच देना शुरू कर दिया है। लेकिन सलाम है उस जज्बे पर लबनान और गजा की कौम का। मैं कौम कहूंगा, सिर्फ नौजवान नहीं कहूंगा, क्योंकि वो नौजवान जो कि जहाद कर रहे हैं, उनके वालिदैन, उनके बच्चे जो सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं, जो अपना घर बार सब कुछ अपनी खुद मुख्तारी के लिए लुटा रहे हैं, उनको सलाम है कि वो किसी भी चाल के आगे नहीं फंस रहे। वो हर बार बढ़कर जवाब दे रहे हैं। और फिर मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, गजा और लबनान तक ईरान ने भी बरबरा वार्निंग दी हुई है कि इसराइल के हमले का जवाब देंगे, क्योंकि इससे कबल जो इसराइल ने हमला किया था, ईरान ने कहा था कि हम 5 तारीख से पहले जवाब देंगे, अमेरिका के इलेक्शन से पहले। लेकिन वो जवाब अभी तक ईरान की जानिब से नहीं आया। हिकमत अमली के हवाले से बार बार आपको बताते रहे हैं इन्हीं व्लॉग्स के अंदर कि ईरान क्या हिकमत अमली बना रहा है। अब आपको आज की इस नशिस्त के अंदर ये बताएंगे कि ईरान क्या सोच रहा है। गजा में जंग के भरपूर तरीके से इस तमाम तर सूरत हाल के खात्मे तक कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं होगा। हमास की जानिब से यह ऐलान किया गया है, क्योंकि नेतन्याहू ने लालच दिया था कि मैं अगर कैदियों का तबादला किया जाता है, यानी हमारे कैदी हमें वापस किए जाते हैं, तो मैं इतनी रकम दूंगा। और यह मुतालिबा उसकी जान से क्यों आया? क्योंकि उसके घर के बाहर हर वक्त एहतजाज हो रहा है। और यह एहतजाज कौन कर रहे हैं? यह एहतजाज इसराइल में रहने वाले वो यहूदी कर रहे हैं जिन पर नेतन्याहू हुकूमत करता है। और वो लोग बता रहे हैं, अपने ही शहरी बता रहे हैं कि हम तुम्हारी पॉलिसियों को नहीं मानते। और इस एहतजाज के बाद नेतन्याहू को यह समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपने कैदी वापस लाए, क्योंकि अस्करी तौर पर तो वो कमजोर नहीं कर पा रहा कि उसकी बात मानी जाए। जबकि जंगबंदी करारदाद वीटो करना साबित करता है कि अमेरिका गजा जंग और नस्ल कुशी का बराह रास्त जिम्मेदार है। इन तमाम पहलुओं पर बात होगी इस नशिस्त में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, खैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इर्तकाब का इल्जाम है। आलमी फौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के इर्तकाब के इल्जाम में साबिक इसराइली वजीर दिफा योआफ गैलेंट के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड्स के सरबराह मोहम्मद सैफ के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने रवां साल मई में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और दीगर के जंगी जराइम के इर्तकाब के इल्जाम में वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए दरखास्त की थी। नाज़रीन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आलमी फौजदारी अदालत का काम क्या है। यह अदालत जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्ल कुशी जैसे मामलात की तहकीकात और सजा देने के लिए कायम की गई थी। हालिया दिनों में इसराइल की जानिब से फलस्तीनी इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों पर दुनिया भर में शदीद तनकीद हुई है। फलस्तीन की जानिब से आलमी फौजदारी अदालत में कई बार दरखास्त दी गई कि इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात की जाए। इसी तनाज़ुर में अदालत ने इसराइली वजीर आज़म पर इल्जाम आयद किया कि वो न सिर्फ इन कार्रवाइयों के जिम्मेदार हैं, बल्कि इन जराइम को बराह रास्त सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेतन्याहू पर क्या इल्जामात हैं जिसकी बिना पर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, यह आप सबको मालूम है। इसराइल की फलस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम की जानिब से गजा और मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयां, जिनमें निहत्ते शहरियों, बच्चों और खवातीन की हलाकतें हुई, बेगुनाह फलस्तीनियों की गिरफ्तारी और इसराइली हुक्काम पर इल्जाम है कि वो बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, फलस्तीनियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेकर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये तमाम तर इल्जामात हैं जिसके बाद नेतन्याहू की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए हैं। और अब नेतन्याहू और उसकी काबीना के वो लोग, खास तौर पर वो वजीर दिफा जिनका नाम इस वारंट में दर्ज है, वो दूसरे ममालिक के दौरे करते हुए मुहतात होंगे, क्योंकि अब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
दूसरी जानिब नाज़रीन, नेतन्याहू पिछले 13.5 माह से गजा की पट्टी को मलबे का ढेर बनाए जाने की मुहिम के इस मरहले पर बुध के रोज बुलेट प्रूफ जैकेट और मुबैना तौर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट पहने हुए गजा में अपने फौजियों से गुफ्तगू कर रहा था। 13 माह से ज्यादा अरसे पर फैली गजा में इस्राइली जंग के इस मरहले पर इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू ने बिलाखिर यह तस्लीम कर लिया है कि इस्राइली फौज के जरिए यरगमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। बुध के रोज नेतन्याहू ने 13.5 माह से गजा में जारी जंग के बाद अपने ही फौजियों को लालच दिया है कि अगर कोई फौजी एक यरगमाली को भी रिहा कराएगा तो उसे $5 मिलियन बदले में इनाम दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वो फौजी जो कि जिनका काम ही जब मुश्किल वक्त आए तो मुल्क के लिए लड़ना होता है। आप देखें कि वहां पर उन फौजियों के हौसले क्या रह गए हैं। इससे कबल आपको बताया था, आपको याद होगा, और अब आपको वो बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है कि वहां पर लोग फौज में आने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको जंग में लड़ने का कहा जाता है को तो वो जाने को तैयार नहीं होते। अब उनको $5 मिलियन एक बंदे के बदले दिया जा रहा है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने फलस्तीनियों को भी जंगज़दा गजा के मुहासरे और भूख और कहर से निजात की रिश्वत ऑफर करते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स किसी एक इसराइली या यरगमाली को तलाश करने में इसराइली फौज की मदद करेगा तो उसे फलस्तीन को और उसके खानदान समेत गजा से महफूज तौर पर निकल जाने की इजाजत दे दी जाएगी। इसराइली वजीर आजम के मुताबिक हम उन्हें एक यरगमाली के बदले में $5 मिलियन भी देंगे। 13 माह से ज्यादा अरसे पर फैली गजा में इसराइली जंग के इस मरहले पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी बिलाखिर यह तस्लीम कर लिया है कि इसराइली फौज के जरिए यरगमालियों की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन, नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर अपने अक़ब से किसी हमले से बचने के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल किया, जिससे जाहिर होता था कि वो गजा में अपनी सिक्योरिटी के लिए किस कदर मोहतात हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अगर किसी ने यरगमालियों को नुकसान पहुंचाने का सोचा या उन्हें हलाक किया तो हम उसका ताक़ुब करेंगे और हम आपको पकड़ कर रहेंगे। नेतन्याहू के साथ इस मौके पर इसराइली वज़ीर दिफा कार्टन्स भी मौजूद थे। ख्याल है कि इसराइल के हाल ही में नेतन्याहू के साथ इख्तलाफात की वजह से बरतरफ किए गए वज़ीर दिफा योगलैंड ने पहले ही नेतन्याहू को यह बावर कराने की कोशिश शुरू कर दी थी कि सारे काम फौज से नहीं लिए जा सकते, इसलिए हमें यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास को तकलीफ दे ही सही कुछ रियायतें देना पड़ेंगी। यानी अपनी ही काबीना के लोग ये बता रहे थे कि अब ये बर्बरियत रोकनी पड़ेगी। तहम नेतन्याहू यरगमालियों के अहले खाना और इसराइली अवाम के मुसलसल एहतजाज और रैलियों के बावजूद हमास से जंगबंदी पर आमादा नजर आए, न यरगमालियों की रिहाई को मुज़ाकरात के जरिए तय करने पर तैयार हुए, बल्कि फौजी कुव्वत के बलबूते पर यरगमालियों को रिहा करने पर बज़िद नजर आए। अब बुध के रोज उन्होंने अपना पहले से चला आने वाला मौक़िफ़ अमलन तब्दील कर लिया है और यरगमालियों की रिहाई के लिए लगभग $5 मिलियन इसराइली फौजियों और इसराइल का साथ देने वाले फलस्तीनियों को इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है। और यह साबित करता है कि किस कदर नेतन्याहू डर गया है कि वो इस जंग में होने वाले अपने मुल्क के नुकसान को किसी भी तरह से काबू नहीं पा सकेगा। दूसरी जानिब हमास की जानिब से करारा जवाब सामने आया है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन खलील अल हैया ने कहा है कि गजा की पट्टी में जंग के खात्मे तक इसराइल के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं होगा। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में मजीद कहा कि जंग को रोके बगैर कैदियों का तबादला नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई मसावात है। हम चाहते हैं कि जारियत रुक जाए और किसी भी कैदी के तबादले के लिए उससे पहले जंग को रोकना चाहिए। अल हैया, जिन्होंने मिस्री और कतरी सालसों के साथ बातचीत में तहरीक की, मुज़ाकराती टीम की क़यादत की, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ न होने का जिम्मेदार भी ठहराया है। अल हैया ने कहा कि इस मसले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ममालिक और सालिसों के साथ राब्ते जारी हैं। हम तैयार हैं और इन कोशिशों को जारी रखने के लिए पहल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हकीकत साबित करती है कि रुकावट डालने वाला नेतन्याहू है। यह हकीकत करीब और दूर के हर शख्स को मालूम है। नेतन्याहू ने मंगल को अपने गजा के दौरे के दौरान कहा कि हमास जंग के खात्मे के बाद गजा फलस्तीनी पट्टी पर हुकूमत नहीं करेगी।
اسرائیل نے تحریک کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ نیتن نے مزید کہا کہ اسرائیل نے بقیہ 101 قیدیوں کو تلاش کرنے کی کوشش ترک نہیں کی ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی غزہ کی پٹی میں موجود ہیں، اور ان میں ہر ایک کو واپسی کے لیے $50 لاکھ کے انعام کی پیشکش کی گئی ہے۔ حماس ایک ایسے معاہدے پر پہنچنا چاہتی ہے جس میں جنگ کا خاتمہ ہو اور اس میں غزہ میں زیر حراست اسرائیلی اور غیر ملکی قیدیوں کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی رہائی بھی شامل ہو۔ الحیہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام میسور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو محدود کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے کام کر رہے ہیں اور روزانہ صرف 100 ٹرکوں کو پٹی میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور باقی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حماس کے ٹیلی گرام چینل نے الحیہ کی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل غزہ تک انسانی امداد کی ترسیل میں ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیل روزانہ اوسطاً ٹرکوں کو غزہ کی پٹی کے شمال علاقوں میں داخلے کی اجازت دیتا ہے اور ان کی تعداد 40 ہے، اور 60 سے 70 کاروں کو غزہ کے جنوبی حصے میں چیک پوائنٹ کے ذریعے داخلے کی اجازت دیتا ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی دن تک انسانی امداد سے لدے ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جو امدادی سامان ان کے اندر موجود ہوتا ہے ناظرین وہ متاثر ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے۔ ایک اور تنازع میں حماس نے امریکہ کو غزہ کی پٹی کی جنگ میں براہ راست شراکت دار قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ اس نے اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی قرارداد کے اجرا میں رکاوٹ ڈالی، جس میں پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک بار پھر ریاست ہائے متحدہ امریکہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت میں براہ راست شراکت دار ہے، نسل کشی اور نسلی تطہیر کی جنگ کا براہ راست ذمہ دار ہے، بالکل اسی طرح جیسے قابض اسرائیل ذمہ دار ہے۔ اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ایران نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ جواب دے گا اسرائیل کو، اور اپنی وقت کے مطابق جواب دے گا۔ اور یہ جواب کس بات کا دینا ہے؟ اسرائیل نے، آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ ماہ کے اندر ایران میں ایک حملہ کیا تھا اور اس کی کچھ عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، اور ایران کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے۔ اب اس سے قبل آپ کو ناظرین ہوگا، ناظرین یہ تیسرا جواب ہوگا جو ایران دینے جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایک دفعہ ڈرون اڑائے گئے تھے، اور وہ اتنی کم رفتار میں اڑائے گئے تھے کہ اسرائیل کی حدود تک پہنچتے پہنچتے ان کو ہوا کے اندر ہی تباہ کر دیا گیا تھا، اور ایران نے کہا تھا کہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اسرائیل پھر باز نہیں آیا، ایران نے پھر جواب دیا، اور دوسری دفعہ اتنا سخت جواب دیا تھا کہ اسرائیل کی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا۔ اب نیتن یاہو کی نیندیں اس بات پہ بھی اڑی ہوئی ہیں، وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہے کہ ایران نہ جانے کس دن کس رات حملہ کر دے، اور اس سے قبل جو حملہ ایران کر چکا ہے وہ اسرائیل روکنے میں ناکام رہا ہے۔ تو اس بار ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ اس سے بڑا حملہ ہوگا، تو اگر پچھلا حملہ نہیں روک پائے تو یہ حملہ کیسے روک پائیں گے؟ یہ بھی نیتن یاہو کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایران کی جانب سے گزشتہ کچھ دنوں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انڈر گراؤنڈ سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں رابطوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھرپور تیاری بھی کی جا رہی ہے جوابی وار کے حوالے سے، اور آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران یہ جوابی وار کر دے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد خطے کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس تمام تر موضوعات کے حوالے سے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔